नमस्कार। आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मिट्टी क्या होती है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के उगने व बढ़ने के लिए जीवांश तथा खनिजों के अंश प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे भारत की मृदा। तो भारत की मृदा का जो निर्माण का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तीन तरह की प्रक्रियाओं से ये मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय, निक्षेपण और जैविक रासायनिक प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। सबसे पहले जैसे मैं अपक्षय बताना चाहूँगा तो चट्टानों के जो टूट कर मिट्टी में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपक्षय कहते हैं। इसमें यांत्रिक, रासायनिक और भौतिक सभी तरह की प्रक्रियाएं शामिल हो सकती है। यांत्रिक अपक्षय की जो प्रक्रिया में तापमान में परिवर्तन के कारण जो चट्टानों का विखंडन होता है, टूट फूट जो होती है छोटी मोटी, वो इसमें शामिल है। रासायनिक जो अपक्षय होता है उसमें हवा, जल, पानी तथा इन दोनों की जो रसायन से जो चट्टानों का आपस में विखंडन होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण में इसमें नदियां हैं, हिमानी है, समुद्री तरंग है, भूमिगत जल है तथा गतिशील हवा है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाके जो जमाव मिट्टी का जो करती है, इस तरह की जो निक्षेपण होता है इनमें जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं एक दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाते हैं। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो इसमें शामिल की जाती है। फिर बात आती है जैविक और रासायनिक प्रक्रिया जो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जो पेड़ों की जड़ें हैं तथा बिल खोदने वाले जितने भी जीव जंतु हैं और जो जैविक क्रियाएं होती है जिससे चट्टानों का यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार से अपक्षय होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो हम मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें मूल चट्टानों की प्रकृति, जलवायु तथा तापमान तथा वर्षा की स्थिति और प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृति की जो बातें होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण भारत में किस तरह से है। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो है उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। 8 जो मुख्य भाग हैं वो मैं बता देता हूं कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पहाड़ी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, पीट अथवा जैविक मृदा इसमें शामिल की जाती है। अब मैं सबसे पहले जैसे बात करता हूँ जलोढ़ मृदा की, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से जो 3 बड़ी नदियां हैं, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो कांप मिट्टी लाई जाती है और जो जमाव किया जाता है वो इसमें शामिल किया जाता है। और इसका क्षेत्रफल जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है और देश के कुल क्षेत्रफल के ये 45.6% भाग पर फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तरी हिमालय के विशाल मैदान है, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान है तथा राजस्थान में एक संकरी पट्टी के रूप में इसका पाया जाता है। इस मिट्टी की खास विशेषता जो ये है कि ये कणों के आकार के अलावा इस मिट्टी को आयु के आधार पर भी विभाजित करते हैं, जिसको प्राचीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है, मुख्य रूप से शामिल करते हैं। प्राचीन जलोढ़ जो होती है उसको हम बांगर के रूप में भी जानते हैं और नवीन जो जलोढ़ होती है उसको हम खादर के रूप में जानते हैं। नवीन जलोढ़ जो होती है वो प्राचीन जलोढ़ के मुकाबले अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। और मुख्यतः इसमें जो इसकी जो विशेषताएं हैं जलोढ़ मिट्टी की, ये उपजाऊ होती हैं, इसमें पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरिक अम्ल है, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की मुख्य रूप से कमी पाई जाती है और शुष्क प्रदेशों में इसमें क्षारीय अंश भी अधिक होता है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। तो इसकी जो उत्पत्ति है मिट्टियों के अपक्षय से प्राचीन जो रवेदार और परिवर्तित जो चट्टानों के टूट फूट के कारण इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण होता है इस मिट्टी का, और ये अपने बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है, ज़्यादा इधर उधर एक दूसरे से स्थान पर ये परिवर्तित नहीं होती है। कहीं कहीं इस मिट्टी में लोहा के कण पाए जाते हैं जिसके कारण इसका जो रंग है वो लाल हो गया, और कहीं कहीं इसका रंग जो भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी हो गया, क्योंकि इसमें जो मूल चट्टान की चॉकलेटी रंग होते हैं, इसमें जो खनिज तत्व हैं तो जैसे फेल्सफर है, ओलिवियन आदि के महीन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके रंगों में हल्का सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं इसकी ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी भी है और दूसरे भागों की मिट्टी की तयों में जल न रुकने के कारण ये प्राय बंजर भी रहती है। इसका जो क्षेत्रफल है यह मध्य प्रदेश है, दक्षिणी उत्तरी उत्तर प्रदेश है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय है आदि भागों में 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 10.6% भाग है
भारत में मुख्य रूप से ये देखने को मिलती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी ये अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी हुई होती है और इसकी कणों की संरचना और उर्वरा शक्ति में भी भिन्नता पाई जाती है। इसकी जो मिट्टियां हैं इसमें अत्यंत रंग युक्त होती है और अत्यंत बारीक कण और गहरी होने पर यह उपजाऊ होती है, तथा इसकी जो शुष्क तथा ऊंचे मैदानों में ये मुख्य रूप से उपजाऊ नहीं पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना मुख्य रूप से पाया जाता है, किंतु नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वनस्पति का अंश कम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से ज्वालामुखी के जो दरारी विस्फोट होता है से निकलने वाले पैठिक जो लावा की जम जाने से बनी हुई होती है, अतः ये चिकनी, लावा प्रदान और विशेष उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है। भारत में हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच मुख्य रूप से ये देखने को मिलती है, जिसमें गुजरात से अमरकंटक और बेलगांव से गुना तक लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है देश में वो 16.6% भाग में है। और मुख्यतः ये मिट्टी महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, जिसमें विदर्भ है, गुजरात के मध्यवर्ती भाग है, कर्नाटक के उत्तरी जिले हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग आदि में इसका मुख्य रूप से ये मिलती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो निर्माण है पैठिक लावा के प्रवाह से होता है, अतः ये दक्कन ट्रेप से बनी मिट्टी भी कहलाती है। और पठारी जो ढाल होते हैं इन पे हल्के रंग की पतली तथा निचले भागों में गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी के रूप में ये देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा ये नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा आदि नदियों की घाटियों में भी है। अधिकांश भाग तक ये मुख्य रूप से 60 मीटर की गहराई तक भी पाई जाती है और इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। गुजरात के सूरज और भरूच जिलों में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ये थोड़ा सा देखने की बात है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा की घाटी है वहाँ गहरी और काले रंग की तथा छिछली काले मिट्टी भी देखने को मिलती है और कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है। कर्नाटक में जो काली मिट्टी में नमक के कण भी देखने को मिलते हैं। अब इस मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका जो रंग है गहरा काला और काले कणों की बनावट घनी तथा महीन होती है, जिसके कारण ये देर तक अपने में जल को समय रखता है, अंदर नीचे नहीं जाने देता है भूतल में। इसके अलावा चिकनी होने के कारण इसमें जल सूखता भी अधिक देरी से है और सूखने के बाद में इसमें दरारें पड़ जाती है, सबसे बड़ी बात है। अतः इसमें हल चलाना मुश्किल कार्य होता है। इसके अलावा हम इसकी बात करें तो ये पठारी ढालों पर ये कम उपजाऊ है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं है, कपास है, गन्ना, केला, जवार, चावल, तंबाकू, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, फल, सब्जियां आदि मुख्य रूप से पैदा की जाती है। क्योंकि इस मिट्टी में जो चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है तथा लोहा का पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, किंतु फॉस्फोर और नाइट्रोजन और जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है। ये लगभग भारत की मिट्टियों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। इसकी जो उत्पत्ति होती है शुष्क और तर मौसम वाले क्षेत्रों में होती है। ये मिट्टियां चट्टानों की टूट फूट तथा रासायनिक क्रियाओं से इसकी मुख्य रूप से उत्पत्ति देखने को हमें मिलती है। इसका जो क्षेत्रफल है 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मिट्टी मुख्यतः फैली हुई है और अपेक्षाकृत ये कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इस मिट्टी में चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो छोटे नहीं, चट्टानों के जो टुकड़े हैं मोटे कण विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिसके कई कारण देखने को हमें मिलते हैं। अब इस मिट्टी की जो मुख्य रूप से हम क्षेत्र देखते हैं तो इसमें हम कर्नाटक के कुर्ग जिला है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, कोलाबा और सतारा जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। चावल, गेहूं, कपास, दालें, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, केवा आदि मुख्य रूप से इस मिट्टी में की जाती है। इस मिट्टी की विशेषता में हम बात करें तो विशेषताओं में ये पहाड़ी पर पाई जाने वाली शुष्क और कम उपजाऊ मिट्टी है और इसमें अधिक समय के लिए नमी नहीं ठहर पाती है। इसके विपरीत जो निम्न भूमि पर इस मिट्टी के साथ नम, चिकनी और दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी देर तक नमी अपने आप में बनाए रखती है। चूना, फास्फोरस और पोटास इसमें कम पाया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की इसमें प्रधानता होती है। यह मृदा लीचिंग प्रक्रिया से प्रभावित होती है। इसमें मूंगफली, काजू, रबर, कॉफ़ी, मसालों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। मतलब इस लेटराइट मिट्टी की खासियत है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय जो मिट्टी है,
पर्वतीय मिट्टी की हम बात करें तो हिमालय पर्वतों पर पाई जाने वाली मिट्टियां, इसमें जो अवर्गीकृत मिट्टियां हैं वो इसमें हम शामिल करते हैं। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाई जाती है। 8.67% इसका मुख्य भाग देखने को मिलता है। इसमें पतली, दलदली और छिद्रमय मिट्टियां शामिल हैं और नदियों की जो घाटियों में अधिक गहराई तक ये मिट्टी देखने को मिलती है। हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं जहाँ अधिक बड़े हैं उन वहाँ पे ये मिट्टी मुख्य रूप से जमा नहीं हो पाती है। हिमालय की जो कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं इनको टर्सरी मिट्टी भी इनमें पाई जाती है और कुछ ऐसी मिट्टियाँ हैं जो सामान्य उपजाऊ की श्रेणी में भी शामिल है। मध्य हिमालय में जो पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं वनस्पति की अधिकता के कारण अधिक उपजाऊ देखने को मिलती है और अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में द्वार और दून की घाटियाँ जैसे कांगड़ा, कुल्लू, देहरादून, पाटलिदून आदि जिलों में अच्छी किस्म की चाय, चावल, फल पैदा होते हैं। ये इस तरह के इनमें देखने में। कश्मीर की जो घाटी है उनमें फल है, मेवे हैं, केसर हैं, फूलों की कृषि के लिए मुख्य रूप से ये उपजाऊ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। शुष्क और अर्ध शुष्क तथा दलदली और अधिक सिंचित क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है जिसको लवणीय और क्षारीय मिट्टी के रूप में भी हम देखते हैं। इसको थूर, ऊसर, कल्लड़, राकड़, रे और चौपन कई नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इसको जाना जाता है और शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण और अधिक वर्षा वाले भागों में ये जल प्रवाह दोषपूर्ण होने के तथा जल रेखा ऊंची होने से इस मिट्टियों का मुख्य रूप से जन्म होता है। क्योंकि भूमि की जो निचली परत होती है वो क्षारीय और लवणीय वाष्पन क्रिया द्वारा ऊपरी पर्वतों तक पहुंच जाती है, जिससे इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे मिट्टी अनुत्पादक और अनुपजाऊ हो जाती है। भारत में इस तरह की जो मिट्टियां हैं उत्तरी भारत की लगभग ये देखने को मिलती है, जिसमें नमक युक्त हैं, क्षार युक्त हैं, कल्लर जैसी मिट्टियां मुख्य रूप से सिंचाई और जलाधिक्य जो स्वयं जैसी समस्या है उसमें ये देखने को मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्र वितरण है इसमें हम देखें तो उत्तरी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी है ये हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता ये है कि नमकीन मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज लवण निरंतर एकत्रित हो जाते हैं, किंतु इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन का विशेष तौर से अभाव पाया जाता है। और यह मिट्टी, इस मिट्टी में यदि हम काम लें तो जिप्सम मिलाकर इसमें चूने की मात्रा कम की जाए तथा जल प्रवाह में सुधार किया जाए, जिससे ये जो नवीन फुहारा सिंचित पद्धति आ गई है उससे जल की मात्रा को कम करके इस भूमि को उपजाऊ बना सकता है, या नालियां बनाकर इसके पानी को नीचा करके इसको भी भूमि को उपयोग लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क अरावली पर्वतीय और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इस मिट्टी का कण बड़ा होता है और इसका विस्तार जो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल का 4.32% भाग में ये फैली हुई है और मध्यमतः मोटे कण वाली बालू मिट्टी होती है। इस मिट्टी के दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ कच्छ के रण से उड़कर आने वाले जो नमकीन कण हैं वो भी इसमें फैले हुए होती हैं और धरातल पर जमा रहते हैं। जो खनिज नमक भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो जल में शीघ्र घुल जाते हैं और बालू मिट्टी में नमी कम करते रहते हैं। इस मिट्टी में जो जीवाश्म होते हैं, वनस्पति के अंश भी सड़े गले कम पाए जाते हैं और सिंचाई के सारे गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, चना, दालें, सरसों, मूंगफली, फल, सब्जियां आदि इसमें मुख्य रूप से पैदा की जाती है। जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ ये भूमि मुख्य रूप से बंजर पड़ी रहती है और किसी काम की नहीं है, पशुओं के चरने के काम में रहती है। अब हम बात करते हैं पीट और दलदली मिट्टी। पीट मिट्टियां सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होती है जहाँ मिट्टियों में बड़ी मात्रा में जैविक तत्व मिले रहते हैं और भारतवर्ष में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। वर्षा ऋतु में ये जल प्लावित रहती है क्योंकि इसमें जल भरा हुआ रहता है। वर्षा के उपरांत इसमें चावल पैदा किया जा सकता है और इसका जो रंग होता है काला होता है, अत्यधिक लवणीय अम्लीय होती है मिट्टी। इसमें जो जैविक तत्व होते हैं 10 से 40% तक होते हैं और इन मिट्टियों के जो क्षेत्र हैं केरल में कोटायम है, अल्पुजा है, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, बिहार के कुछ क्षेत्र तथा उत्तराखंड के अल्मोड़ा आदि जिले इसमें शामिल किए। इस तरह से भारत में 8 तरह की मुख्य जो मिट्टियां हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग ने इसमें निर्धारित की थी। अब हम बात करते हैं भारतीय मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट्स मैं इसमें बता देता हूँ।
अपनी जो संरचना में भारतीय मिट्टियां अनेक देशों की मिट्टियों से भिन्न है, क्योंकि ये बहुत पुरानी और पूर्णतः परिपक्व मिट्टी है। दूसरा जो हम मुख्य रूप से इसमें जो पॉइंट देते हैं, भारत की जो अधिकांश मिट्टियां हैं प्राचीन जलोढ़ हैं, जो न केवल प्रत्यक्ष चट्टानों के विखंडन से बनी है, वरन इसके निर्माण में जलवायु संबंधी कारकों एवं जल परिवहन का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो प्राचीन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवाश्म, वनस्पति अंश और खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। फास्फेट तथा पोटास की कमी सामान्यतः नहीं देखी जाती है। फिर भारत की मिट्टियों हम देखें तो मिट्टियों के तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो मिट्टियों की तुलना में यहाँ 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान देखने को मिलता है भारत की जो मुख्य मिट्टियां हैं। इससे चट्टानों के टूटते ही रासायनिक विघटन शीघ्र आरंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय जो पठारी और पहाड़ी भागों में जो मिट्टी का आवरण है हल्का और फैला हुआ होता है, जबकि मैदानों और डेल्टाई भागों में गहरा और संगठित होता है। इसके अलावा निरंतर खेती किए जाने से भारतीय जो मिट्टियां हैं उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ साथ उनका अपरदन भी बहुत तेजी से होता जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और भारतीय मिट्टियों की तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क होती है, अतः कृषि उत्पादन के लिए इनमें सिंचाई करना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भी भारतीय मिट्टियों में भूमि क्षरण है, कटाव है, क्षरण की समस्या, स्वयं की समस्या आदि मुख्य रूप से हम देखने को मिलते हैं, जिनको हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम इसकी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।